हम लोग 5 बजे तक हैं। आप ही का तो बात सुनिए रहे हैं। सत्येंद्र वो बोलिए, बोल पूछिए, पूछ। अच्छा माननीय सदस्य, आप एक चीज बता दीजिए। नहीं, आसन के सामने प्रश्न और प्रश्न का उत्तर गंभीर है कि आपका बात गंभीर है? आप हमको बता दीजिए। नहीं, माननीय सदस्य 15 दिन पहले सवाल डाले हैं, वे गंभीर है ना? आप जो सूचना लेकर आए ये गंभीर है? बड़ा मुश्किल है। बोलिए सत्येंद्र बाबू। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, वो होगा ना होगा। बोलिए सत्येंद्र, बोलिए थोड़ा। आप अमित बाबू, आप उनसे पूछने दीजिए, फिर आपका सुनेंगे ना, सब सुनेंगे आपका, पूरे अखबार पढ़ेंगे, आपका सुनेंगे। चलिए सत्येंद्र बाबू, चलिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मान्य सदस्य, एक मिनट। मान्य सदस्य, ये सब बात तो 24 घंटों में कुछ से कुछ होने ही वाला है, लेकिन चूंकि सदन आहूत है, उसमें मान्य सदस्यों का सवालात है और उसी का जवाब देना है पक्ष के मान्य सदस्यों को, मंत्री को, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे छोटा नहीं, ऐसा जिद करिएगा तो आसन के लिए दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ऐसा जिद नहीं करिए, आप आपके जिद के आगे अगर आसन मान लीजिए झुक जाए तो सारे लोग तो ऐसे ही काम करेंगे, तो आसन तो विवश हो जाएगा। और आसन को विवश करना चाहते हैं तो बोलिए। अब बताइए, वहां से बेल में आ जाना, हम तो बोल रहे हैं आपको देंगे, आपका सुनेंगे, लेकिन उचित समय पर देंगे। यही इतने बात है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। उनका आसन से नाम पुकार दिए हैं, बट और वहां से बेल में चले आना, ये क्या परिपाटी है? आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए? बट बोलिए सत्येंद्र बाबू। जी अध्यक्ष महोदय, बोलिए। खंड 1 में बोला रहे ना, बोलिए सत्येंद्र बाबू। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में मैंने कहा ये महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री सम्मान योजना एक अच्छा योजना है, इसका मैं सराहना करता हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वहीं खंड 2 में दूसरे में अगर आप जाएंगे अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के ही कई महिलाएं यथा स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया, स्वास्थ्य सहिया, जिन्हें 2000 रुपया प्रति माह इस काम के एवज में मेहनताना दिया जाता है, तथा राज्य के गरीब, विधवा और विकलांग जिनका उम्र भी 18 से 50 वर्ष के बीच में है, उन्हें 2500 नहीं बल्कि 1000 रुपया उन्हें प्रति माह दे। तो इसका उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय कि आंशिक सकारात्मक है। स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया को 3000 रुपया प्रति माह मानदेय भुगतान प्रावधानित है। हम पूछ रहे हैं कि इनको 2000 रुपया दिया जाता है और मंत्री जी का जवाब है कि अभी 2000 दिया जा रहा है, इस पर हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रावधानित है, 3000 रुपया हम लोग बाद में देंगे। कब से प्रावधान बना, कब से मिलेगा? एक तो ये हो गया, पहले इसका आंसर दिला दिया जाए। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे रहा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, स्कूल में रसोइया को 3000 रुपया ये पूछे हैं माननीय विधायक जी की 2000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो
एक्चुअली विभाग का जवाब है कि 3,000 रुपया दिया जाता है रसोईया को। नहीं दिया जा रहा है, नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं कि 3,000 रुपया प्रावधानित है। ये कब से प्रावधान बना 3,000 देने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। वो होगा या नहीं होगा, ये क्या हुआ ये आंसर? ये तो बोल रहे हैं कि दे रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय दे तो नहीं रहे हैं। थोड़ा मदद करिए अध्यक्ष माननीय महोदय। मंत्री जी। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये विभाग का है सर, एजुकेशन विभाग का। हम एग्जैक्ट आंसर सदस्य को दे देंगे। थोड़ा सा सहयोग करते हैं। बोलिए, क्या सहयोग करते हैं? ने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल उचित है। प्रावधानित शब्द जो लिखा गया है वो भी सत्य है। तीसरे अनुपूरक में इसके होने वाले व्यय के लिए मांग की गई थी, जिसका प्रावधान हो गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रसोईया को प्रतिमाह 3,000 हम लोग देना शुरू कर देंगे। मान्यवर, इस प्रश्नों को स्थगित कर देते, बाद में जवाब देंगे। इसको स्थगित कर देते हैं, इसको सत्येंद्र बाबू स्थगित कर देते हैं, बाद में जवाब दे देंगे। ठीक है, स्थगित कर दीजिए। चलिए बोलिए बोलिए। शिवरात्रि था अध्यक्ष महोदय, आप सभी शिवरात्रि में थे। हम लोग के यहाँ इचाक में अध्यक्ष महोदय शिवरात्रि में बिजली का पोल में लाउड स्पीकर बांधा जा रहा था। लाउड स्पीकर बांधने के क्रम में विशेष समुदाय के द्वारा वहां पे आके पथराव किया गया अध्यक्ष महोदय। पथराव करने के बाद वहां पे स्थानीय लोगों का जो बाइक था, टेम्पू था, उसको भी जला दिया गया। प्रशासन पे भी रोड़े बरसाया गया अध्यक्ष महोदय। इसके बाद सरकार अध्यक्ष महोदय उधर बैठा हुआ है, तो सरकार को शांति बहाल करना चाहिए। माननीय इरफान जी वहां पे सभी हिंदुओं को आरएसएस और बीजेपी का के गाली दे रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम इनको यहाँ से माफी मांगना चाहिए अध्यक्ष महोदय की आग लगाने का ये काम कर रहे हैं। वहां पे दो समुदाय लड़ रहा है, यहाँ पे आग लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए, अब सूचना आपका आ गया। माननीय हेमलाल मुर्मू जी, हो गया, आ गया। अमित जी, आ गया आपका सूचना, आ गया ना? सूचना प्रोसीडिंग में आ गया। अच्छा, वो बात का विषय है। चलिए हेमलाल बाबू जी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने एमएसपी दिया है, लागू किया है, और उसके तहत पूरे राज्य में किसानों से धान अधिप्राप्ति करने की बात काम चल रहा है। लेकिन जो स्थिति है अभी तक, उसमें जो लक्ष्य है उसका आधा ही अभी तक धान अधिप्राप्ति हुई है। हमको लगता है महोदय, हम सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि 1 क्विंटल में किसानों को 90 किलो का ही भुगतान किया जा रहा है। 10 किलो धान सुक्ति के नाम पर वो लोग काट रहा है, तो 10 किलो धान का कीमत होता है 240 रुपया, और उस हिसाब से देखा जाए तो 2160 रुपया 1 क्विंटल धान का कीमत लोगों को मिलता है। उसमें बोरा उनका ही जाता है, वहां तक अधिप्राप्ति स्थान तक पहुंचाने के लिए उनको भाड़ा भी लगता है। वैसे स्थिति में बिचौलिया लोग घर में आकर के 1900 या 2000 रुपया के हिसाब से अपना बोरा दे करके और धान उठा के लेके चला जाता है। महोदय, इस पर बड़ी सोचने की बात है कि एक तो माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं कि किसानों को जागरूकता किया जा रहा है, किसानों में जागरूकता लाया जा रहा है, लेकिन उसमें किसानों को जागरूकता के बीच लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को ही लोग सूचना देते हैं। हमारा है, जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसान के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो, तब तक हमको नहीं लगता है कि किसानों को सही बात की जानकारी होगा और अधिप्राप्ति स्थान पर धान पहुंचेगा। इसका कारण और वजह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच इस ढंग का एक तो कम पेमेंट हो रहा है, और दूसरा जो 10 किलो धान काटता है
और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता नहीं लाया जा रहा है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल बाबू काफ़ी वरीय विधायक रहे हैं महोदय, और इनका जो किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता दर्शाता है, निश्चित तौर पर मैं उनको बधाई देता हूँ महोदय। सरकार जो है हमारी महोदय काफ़ी संवेदनशील है महोदय, और किसानों के प्रति हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें महोदय, आपके माध्यम से विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें अब तक हम लोगों ने किसानों को 2,44,000 किसानों को हम लोग महोदय निवेदन किए हैं, और लगभग 37% किसानों का राशि भुगतान हम लोग कर दिए हैं महोदय। चुनाव था, चुनाव के कारण थोड़ा सा धीमा हम लोगों ने सरकार थोड़ा धीमी हो गई थी महोदय, लेकिन हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। समय सीमा 15 अप्रैल तक मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूं कि जितना भी बकाया है किसानों का हम लोग पूरा कर देंगे महोदय। हमारा इसमें प्रश्न था और मेरा कहना था कि इस सूक्ति भले जनवरी तक हो सकता है, लेकिन 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक 1 क्विंटल धान में 10 किलो धान सूखेगा, ये कौन सा जवाब है माननीय मंत्री जी का? ये हमको संतुष्ट कर दे। 1 मिनट, मथुरा बाबू कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मथुरा बाबू बताइए। महोदय, किसान धान लेके जा रहा, पैक्स में बोलता है जगह नहीं है, तो महोदय कहाँ लेके जाएगा धान? इसलिए मेरा माननीय मंत्री से कहना है कि ऐसा व्यवस्था दे कि किसान वहाँ आसानी से जा सके, और नहीं तो किसान धान असमर्थ है महोदय, पैक्स में जगह नहीं है। माननीय मंत्री जी, दोनों का जवाब। महोदय, मैं माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि स्पेसिफिक अगर उनके पास कोई जानकारी है, कहाँ पर ये घटनाएं घटी है, कौन किन किसानों को इस तरह की प्रवृत्ति हुई है, तो दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूँगा। नहीं, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, जो आदरणीय वरिष्ठ सदस्य हमारे हेमलाल बाबू जी इस विषय को रखे, 10 किलो सुक्ति पर क्विंटल में, 1 क्विंटल में सुक्ति 10 किलो होता है तो 90 किलो का दाम उनको मिलता है, जिसका 240 रुपया सीधा सीधी आपके माने जो आपने समर्थन मूल्य दे रहे हैं उससे भी उनको 240 रुपया की घटा हो रहा है। तो ये जो बीच का जो पाटने का बात है, इसमें तो पॉलिसी पूरा स्टेट लेवल पर लेना होगा, कोई विशेष जगह की बात नहीं है, अधिकांश जगह में है। तो इस विषय पर बोलिए ना, उसी विषय पर बोलिए। सर, 1 मिनट, प्रदीप जी का भी सुन लीजिए आपको सुविधा। वो तो प्रश्नार्थी नहीं है ना सर। नहीं, सभी बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इरफान साहब खड़े हो जाएंगे सर। इरफान साहब, आप काफी सेंसिटिव जवाब दे रहे हैं आप सभी। इरफान साहब, आप काफी सेंसिटिव मंत्री हैं। ये क्वेश्चन जब सदन में आ जाता है तो ये सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है, और उस पर कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, और अधिकार उनको है। तो अगर पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए, आपको तो जवाब देना है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान आपने दिया। अब मैं आगे कहना चाहता हूं कि हेमलाल बाबू ने जो प्रश्न लेके यहाँ आया है, वो प्रश्न केवल हेमलाल बाबू का नहीं है, पूरे राज्य के किसानों का है कि भाई सरकार बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है। इस कारण से किसान व्यापारियों और बिचौलियों को अपना धान दे रहा है। सवाल इतना ही है कि भाई एक तो जिस बात को उन्होंने उठाया कि 10 किलो कटौती है, सामान्य सब जगह हो रहा है, फिर बोरे का दाम। हम सरकार से इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई सरकार किन कारणों से ये बेहतर सुविधा नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने कमिटमेंट किया है कि नहीं हम 2400 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, और 2 बार में पैसा देना। कब देता है? एक तो हाफ पैसा पहले मिलता है, और हाफ पैसा जब वहां मिल पहुंच जाएगा तब। अब किसान को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमें पैसा मिल पाता है एक बार में। इसलिए सरकार अगर बेहतर सुविधा देने का कमिटमेंट करे तो कोई जागरूकता की आवश्यकता नहीं है। किसान जागरूक है, वो सीधे जहां फायदा होगा वहां अपने धान को पहुंचाएगा। ये कमिटमेंट सरकार कैसे प्रदर्शित करेगी, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। सर, प्रदीप जी ने जो कहा सर, मुझे पता है, जानकारी मुझे भी है। मैं 3 बार के विधायक हूँ, ऐसा नहीं कि वो जानकारी अध्यक्ष महोदय थे। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हस्ताक्षर ही होना चाहिए सर कोई प्रश्न में। अगर आप हस्ताक्षर तो फिर आप उस पर प्रश्न है, ठीक है महोदय, फिर भी मैं सर आप जवाब दीजिए।
मैं जवाब दे रहा हूँ सर। सरकार जो किसान के प्रति सर काफ़ी जवाबदेही है, और हम भी सर, आप देखिएगा सर, जो लापरवाही मिला था मुझे सर, हम बोले कि झारखंड का जो धान है दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, इसके लिए कि हम स्क्वाड भी हम लगवाया महोदय, ताकि धान को हम रोके और किसानों का धान हम क्रय करें। इसको लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर है। हमने निर्देश दिया जिला को सर, हमने डीसी को निर्देश दिया, हमने डीएसओ को निर्देश दिया, हमने बीएस को भी निर्देश दिया कि धान में देखिए कहीं क्रय में कोई गड़बड़ियाँ ना हो और किसानों का जो उचित मूल्य उसका मिलना चाहिए। और रही बात है सर बोरा का, तो वो मैं विषय दिखवा लूँगा सर, और चलते सदन में जवाब दे दूंगा सर। धन्यवाद। ठीक सर, हेमलाल बाबू जवाब दे देंगे। सब कहीं चलते सत्र में देगा नहीं, सब चलते सत्र आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा। बोलिए बोलिए, आगे नहीं बढ़े, आप तो बेले में चलाते हैं। बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए महोदय। फिर। अभी आज दैनिक भास्कर के इस पत्र में आया है आप छोड़िए छोड़िए, आप 25 पेपर निकलता है, एक एक आदमी एक एक पढ़िए। ये 40,000 रुपये हाईवा मिल रहा है बालू महोदय, 40,000 रुपया बिहार से हमें 30,000 हो गया। तो ये ठीक। मान्य राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय है कि जो ऊर्जा मित्र हैं अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 450 की संख्या में अध्यक्ष महोदय धनबाद में 4 करोड़ रुपया से ज्यादा उनका बकाया अध्यक्ष महोदय, 12 महीने से पैसा नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रोज रोज माननीय मुख्यमंत्री जी का आता भी है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, वहां पे स्थिति यह है कि वे ऊर्जा मित्र भिक्षाटन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एक दिन उनके साथ मैं भी सड़कों पर निकल के भिक्षा मांगा, और घपला ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि बुजुर्ग दंपति से मीटर रिचार्ज के नाम पर बेंटेक कर्मियों ने ठगे 4,000। इस प्रकार का अनेकों एक है। मीटर बेंटेक कर्मी नहीं आ रहे हैं, बाद फिर एक उपभोक्ता से ठगे 1500। इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय मोटा है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय यही है कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र सहित राज्य के सभी जिला में, मुझे लगता है कि सभी मान्यों के यहाँ यह स्थिति होगी, 8-9 महीने से बिजली बिल नहीं मिल रही है अध्यक्ष महोदय। एक तो जो 200 बिल का सब्सिडी है वो भी एक बार देने से वो भी गड़बड़ हो जाता है अध्यक्ष महोदय। उत्तर महोदय एक थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अधिकांश देखिएगा आंशिक स्वीकारोक्ति, हर प्रश्न में उत्तर जो विभाग का आता है अध्यक्ष महोदय आंशिक स्वीकारात्मक, आंशिक स्वीकारात्मक। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्वीकार कर रहे हैं, कुछ क्या इनकार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इस पे ये बड़ा चिंता का मंत्री से जवाब अध्यक्ष महोदय। मेरा अध्यक्ष महोदय ये जो बोल रहे हैं कि आंशिक स्वीकारात्मक, अध्यक्ष महोदय मैं चुनौती देता हूं विभाग को, जांच कराइए अध्यक्ष महोदय। इनका बोल रहे हैं कि बकाये का भुगतान विपत्रीकरण सिस्टम त्रुटि रहित स्वतः हो जाता है और 50,000 मीटर लग चुका है, सब बता दिए विधायक भुगतान। लेकिन मेरा दावा है अध्यक्ष महोदय, जो कंपनियां थी, कंपनी इनका पैसा लेकर के भाग गया अध्यक्ष महोदय। 2 कंपनी, पहले सार कंपनी, बाद में अध्यक्ष महोदय ईएमडी कंपनी, इनको पैसा नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय, और ये काम कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से यही प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि इनके बकाये का पैसा कब तक मिलेगा, और यह जो उत्तर अध्यक्ष महोदय है कि ये स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण सिस्टम से त्रुटि रहित स्वतः हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये क्या वहां पे जो जितने लोगों के यहाँ स्मार्ट कंपनी लग गया, दरवाजे पर, झोपड़ी में, खोमचा वाला, ठेला वाला, उस सब इतना अपडेट है क्या कि वो मोबाइल पे ही विपत्रीकरण आके सिस्टम सुधार करके वो सब टेक्निकल जानकारी है? हो गया ना। अब ये अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय कि ये कब तक ये सिस्टम लागू करेंगे, उनका बकाया कब तक माननीय मंत्री मिलेगा? जी, माननीय मंत्री जी, कब तक सिस्टम लागू करिएगा? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का जो पूरक प्रश्न है कि जो बिजली मीटर लगा हुआ है घरों में, उसका बिलिंग नहीं निकलने के कारण 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का बिजली बिल निकल नहीं पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिजली बिल निकालने के लिए
चूंकि ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, सीधे आप क्लिक करें और उसका बिजली बिल निकल जाएगा, चूंकि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है महोदय। और जिनका एक दूसरा ये चिंता इनका है कि एक EMD कंपनी थी जो ऊर्जा मित्र जो थे उनका बकाया मानदेय है। तो महोदय आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को, EMD कंपनी जो पुराने एजेंसी थी, निश्चित तौर पर एक साल का उनका बकाया था और उसमें से जो अच्छे व्यक्तित्व के थे, जो ऊर्जा मित्र अच्छे थे, उनको समायोजन हम लोग ऊर्जा साथी के रूप में कर लिए हैं और EMD कंपनी पर कार्रवाई भी की है महोदय। उसका 2,84,00,000 रुपया बीजी हम लोग जब्त किए हैं महोदय और उस पर EMD कंपनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय गया है। उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी अग्रतर डायरेक्शन मिलेगा उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भी मंत्री जी तो बड़ा आसानी से कह दिए अध्यक्ष महोदय, बीजी जब्त कर लिया गया, कार्रवाई करेंगे। सोचिए जो ऊर्जा मित्र जो आज भी आंदोलन में अध्यक्ष महोदय, आज भी आंदोलनरत है। मेरा यह प्रश्न है माननीय मंत्री सरकार से कि ऐसे ऊर्जा मित्रों का, और कंपनी कह रही है कि सरकार हमको पैसा नहीं दिया है, कंपनी का यह आरोप है अध्यक्ष महोदय कि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, जिसके वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा या जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के जो अपना कोर्ट में गई जो कार्रवाई कर रही है, इनका पैसा भुगतान कर दे बेचारों का करने का इरादा रखती है क्या, और उनको अस्थायीकरण या उनका बीमा करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो ऊर्जा मित्र काम कर रहे थे महोदय, हमने कहा कि अधिकांश लोगों को ऊर्जा साथी के रूप में उनसे हम लोग समायोजन करके काम ले रहे हैं। कुछ जो शेष बचे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, अधिक बिजली बिल निकालने के नाम पर, जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, वसूली की है गलत तरीके से, उस पर कार्रवाई हुई है महोदय। वही लोग अभी वंचित रह गए हैं और वही लोग को ऊर्जा साथी के रूप में हम लोग उसका समायोजन नहीं किया। मैं कह रहा हूं अगर वैसे कुछ साथी छूट गए होंगे जो ऊर्जा मित्र थे, उनको चिन्हित करके हम लोग ऊर्जा साथी में उसको समायोजन करते हुए उसको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे महोदय। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मित्र की बात पे वो तो जो लोगों से ठग रहे हैं वो तो बेंटेक कंपनी वाले के ऊपर आरोप है, वो ऊर्जा मित्र के ऊपर आरोप नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि मंत्री जी साफ साफ कह दें कि जो छूट गए हैं उनको हम लोग फिर से अस्थायीकरण बने उसको करके बीमित कर देंगे और उनका पेमेंट करवा दें अध्यक्ष महोदय। चलिए, पुराना भुगतान जो बकाया अध्यक्ष, मैं इसको देख लेता हूं अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी लेकर के फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। सीपी बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें 2 खंड स्वीकारात्मक है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं। तीसरे खंड में माननीय अध्यक्ष महोदय ये बड़ा इन्होंने कह दिया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो सदन के सामने ये बात आनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो मैया समान योजना की राशि दिसंबर तक मिला है अध्यक्ष महोदय, जनवरी का अभी तक नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। पर मंथ देने का इन्होंने अभिभाषण में भी कहा कि दिया जा रहा है, लेकिन दिया नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि जनवरी का अभी तक मिला नहीं, तो अभी तो फरवरी अब समाप्त होने जा रहा है ना, तो कैसे माना जाए कि दिया जा रहा, दिया जाएगा ये रहता तो समझता। देखिए वर्ड का जैसे कभी कभी मंत्री लोग भी कैसे बोल देते हैं अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा अभी बड़ा संवेदनशील मंत्री, बड़ी जानकार मंत्री, एक उन्होंने कहा कि हेमलाल मुर्मू जी वरिष्ठ विधायक रहे हैं। अब देखिए इतना भी सेंस नहीं है, रहे हैं नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है सदन के अंदर। रहे हैं माने कभी भूत हो गए, माने पूर्व हो गए। पुराना दिन का ग्रामर अच्छा था, वर्तमान में ग्रामर पर थोड़ा कमजोर है। मदरसा में पढ़ने से यही होगा अध्यक्ष महोदय। मेरा कहने का अध्यक्ष महोदय ये है कि विधवा
अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय कि आप मैया समान योजना में जो राशि दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को दे रहे हैं। ठीक, आपने नहीं दिया अभी तक, 1 महीने का नहीं दिया, हो सकता है आप मार्च में दें, होली के पहले दें, अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आप 2500 रुपया तो दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन 18 से 50 वर्ष की आयु की कोई महिला 30 साल में विधवा हो गई, 40 साल में विधवा हो गई, तो अध्यक्ष महोदय उसको 1000 रुपया मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैंने यही प्रश्न किया है कि उस महिला का क्या दोष है, वो महिला अध्यक्ष महोदय इधर सुन रहे हैं आप, बोलिए। उस महिला का क्या, आप कुछ बोल रहे हैं राजा जी, कुछ बोल रहे थे? ठीक, चल हो गया, चलिए बोलिए। उस महिला का क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? वो तो जानकर विधवा नहीं हुई है ना अध्यक्ष महोदय, वो तो ईश्वर की कृपा है। अब उसके कारण वो विधवा हो गई, लेकिन महिला तो है अध्यक्ष महोदय, उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के अंदर है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया मैया समान योजना की तरह क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से एक ही जान लेते हैं, बस एक ही बार बोल देते हैं, 10 बार क्यों? चल ठीक, उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जो विकलांग महिला है अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से जो महिला 18 साल से 50 साल की आयु की है लेकिन वो विकलांग है, तो उसको विकलांग का 1000 रुपया मिलता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय? और अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 4 में कल मुझे एक ब्लाइंड दिव्यांग, वो कल फोन किया था अध्यक्ष महोदय चर्चोट से कि 4 महीना से हम लोग का विकलांग वाला राशि नहीं मिलता है अध्यक्ष, नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि 18 से 50 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं और विकलांग महिलाओं को भी 2500 रुपए की राशि निर्धारित की जाए। चलिए, क्या बोल रहे थे फिर मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी इसके बाद बोल देंगे। हम खाली वरिष्ठ साथी, 1 सेकंड बोल दे रहे हैं भाई, वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना का जो नियमावली है उसके एक्सक्लूजन लिस्ट में कहीं भी विधवा या परित्यक्ता का जिक्र नहीं है। तो यदि कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। दूसरा सवाल जो वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब ने किया है कि जो विकलांग है, तो मैया सम्मान आने से पहले जो विकलांग या दिव्यांग के पेंशन से आच्छादित महिलाएं थीं, उनके साथ ये समस्या है कि उनको 1000 मिल रहा है और बाकी को 2500 मिल रहा है। तो हम बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार नियमावली को देख लें, उसके बाद इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे काबिल दोस्त मंत्री, वर्तमान में मंत्री सुदीप सोनू जी ने कहा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ये देख लें। अरे भाई, ये कौन देखता है? मेरा एक कहना है कि वो महिला है, विधवा है, वो विधवा महिला है, विकलांग महिला है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है, उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूँ ना। ठीक, मंत्री जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय का पहला बीच में एक क्वेश्चन आया कि मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा।
हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है, मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा सुन लीजिए सीपी बाबू, सुन लीजिए महोदय दूसरा सुन लीजिए, बोलिए। आपकी ये बातें नहीं है महोदय, हमारे सीनियर विधायक जी हैं, विधवा को पेंशन, और मेरा इसमें कहना ये है कि हमारी सरकार, देखो जी कहीं मोबाइल बज रहा है जी, हेमंत जी ने इस पर मोबाइल सीज कर लो। हेमंत जी ने इसमें बड़ा डिसीजन लिया है सर, इराडिकेशन का, विधवाओं का इराडिकेशन। आप सहायता नहीं, समाप्त, ये डिसीजन लिया है। तो 1000 2000 की बात नहीं, ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और 2 लाख रुपया दे के विधवाओं को कंप्लीट समाप्त करना, कम करना। हम लोग जानते हैं महोदय, विधवाओं के साथ सबसे ज्यादा परेशानी है, मतलब उसको बुरी नजर से देखा जाना, माँ बाप के द्वारा निकाल दिया जाना, तो वो सबसे ज्यादा सिंपैथेटाइज्ड हैं, वो हम लोग समझते हैं उसको। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य जो किया है बहुत सराहनीय है मेरे ख्याल से। सीनियर हमारे एमएलए जी की 2 लाख रुपया, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। विधवा जो होते जाएंगे, अभी आपने कहा 30 साल के विधवा हो गए हैं, तो उसको पुनर्विवाह की जरूरत है। पुनर्विवाह 1000 2000 में तो होगा नहीं, 2 लाख में हो जाएगा। और अगर और ज्यादा सिंपैथी है तो हमारा डिमांड होगा, मांग होगा कि हमारा इस विभाग का मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं, अगर मुख्यमंत्री 2 लाख दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी 2 लाख देते हैं, 4 लाख में तो सभी विधवा ही समाप्त हो जाएंगे। तो दिस इज इराडिकेशन के लिए ऐसा बेहतर योजना है महोदय, इसलिए हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जरूर। जो कदम अच्छा है तो सबको अप्रिशिएट करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जवाब है। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, कौन माननीय मंत्री है, हेलमेट लगाए हुए हैं कि क्या लगाए पता नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं पहचान पा रहे, नाम बता दिया जाए कौन मंत्री जी हैं सर, हम नहीं पहचान पा रहे, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे, नहीं पहचान पा रहे। चलिए अच्छा पता चल जाएगा, बोलिए पूछिए। मंत्री है, नाम से क्या पता? नहीं नाम जानना जरूरी है ना। अच्छा सर, आप सीनियर हैं, हम भी आप सीनियर हैं, हम आपको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पहचान पा रहे हैं? नो, दिस इज रॉन्ग, एकदम गलत है। आप जान रहे हैं, जानते हैं, 15 साल से जानते हैं। आज 15 साल से मैं टोपी पहन रहा हूं, वो भी जानते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती ह्यूमिलेट करने का प्रयास करिएगा। अरे हम आदर करते हैं, अरे हम आपको आपका आदर करते हैं इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आपको कौन ह्यूमिलेट कर पाएगा? नहीं, आपको कोई ह्यूमिलेट नहीं कर पाएगा, और हमारी ताकत का है किसी मंत्री को ह्यूमिलेट करने का। ठीक है, मैं पूछता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 15 मार्च तक मिल जाएगा मैया सम्मान योजना का। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह करना है, आग्रह ही कर सकते हैं कि 14-15 को होली है अध्यक्ष महोदय, और यहाँ छुट्टी भी है अध्यक्ष महोदय। विधानसभा का जो तालिका दिखेगा उसमें छुट्टी है, तो आप होली के पहले देते तो मैया सम्मान योजना की राशि से कम पुआ धुसका तो पका के खाते अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसलिए नहीं देंगे 14-15 को देंगे अध्यक्ष महोदय, ये देंगे ईद के समय, पहले नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, ईद के समय देंगे, क्योंकि होली है अध्यक्ष महोदय। नंबर 1, अब बार क्या मंत्री जी आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा मंत्री जी हो जाएगा, पहले होली से पहले हो जाएगा। धन्यवाद। एक चीज के लिए आपको धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं? चलिए 1 मिनट सुन लीजिए, इरफान साहब क्या बोलने के लिए व्याकुल है, बोलिए। ये बार बार हमको ही कोट किए सर। बोलिए सिंह जी जो है सर, वरीय विधायक रहे हैं सर, मंत्री भी रहे हैं। अभी हम कहना चाहते हैं सर, अगर हमारे बीच हेमलाल बाबू हमारे वरिष्ठ सर गार्जियन भी हैं, जब सर बातें हो रही है उन्हीं के परपेक्स में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा हिटलर और जानकार तो नहीं है जो आप हर चीज में उंगली करते हैं। और सर कहना चाहता हूँ, मदरसा के बच्चे के बारे में बोला उन्होंने सर, मैं मदरसा में पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ा हूँ, याद रखिएगा।
और मदरसा के बच्चे भी हैं, IAS भी बनते हैं और IAS भी बनते हैं। ये संकीर्ण जो मानसिकता है उसको निकाल दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। आपका जवाब आपको मिल गया? नहीं मिला ना। 1500 वो तो होली के पहले ही हो जाएगा, बोल दिए। अध्यक्ष महोदय, वो तो एक का जवाब उन्होंने दे दिया था। अच्छा, और दूसरा पूछिए दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये जो लंबा चौड़ा भूमिका दी अध्यक्ष महोदय, ये 2 लाख रुपया पुनर्विवाह, ये विवाह वो विवाह करवाएंगे अध्यक्ष महोदय। एक कहावत है देहात में, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। नंबर 1। मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई कि अभी आप अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायक इस विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष महोदय, क्या वेतन यहाँ पर कोई 7 साल का सीनियर है, कोई पहली बार जीत के आया है अध्यक्ष महोदय, वेतन सबको बराबर मिलता है कि अलग अलग मिलता है अध्यक्ष महोदय? उसी प्रकार से 18 साल से 50 साल की आयु की कोई भी महिला हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, उसको 2500 रुपये मैया सम्मान योजना की राशि मिलनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ अध्यक्ष। हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? अब दूसरी बात अध्यक्ष, हो गया। दूसरी बात उसका सुन लीजिए। हाँ, बस हो गया। आप सवाल सीपी बाबू, सवाल को इतना लंबा रगड़ देता है ना, फिर मैं जवाब देने वाला का भी दिमाग से फिर मैं बैठ जाऊँ। उतना ही तो बात है कि समरूप होना चाहिए। अरे विद्वान मंत्री जी विद्वान है, कैसे दिमाग से? अभी आप थोड़ा देर पहले मंत्री जी को पहचानने से इनकार कर दिए, फिर अभी उनका विद्वता का बड़ाई बोल रहा है। अभी भी मैं बोलिए मंत्री जी, बोलिए। अभी विद्वता का बड़ाई कर रहे हैं, पहले पहचानने से इनकार कर दिए, बड़ा मुश्किल है। चलिए उनका समरूप कहने का मतलब है, माननीय मंत्री जी सर, उनका कहना है कि 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में जिस तरह मिलता है विकलांग को या विधवा को 1000। एक छोटी बात हम कह रहे हैं, उसी में बोल दीजिए। उसी में मान लिया कि विधवा पेंशन के लिए हम कहते हैं कि 5000 होना हो। अब इसमें स्टेट का भागीदारी और केंद्र का भागीदारी, केंद्र का भागीदारी बहुत छोटा है, तो क्या केंद्र, अगर हम 5000 आप डिमांड करते हैं और स्टेट 2000 देती है तो 3000 केंद्र देगी क्या? अगर आप पूछ लीजिए, अगर ओके करेगा तो हम लोग भी दे देंगे, केंद्र से मांगिए 3000। चलिए, दोनों का हिस्सा होता है। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने सही बात बता रहे थे, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं पहचान पा रहा। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं नहीं पहचान पा रहा। नहीं, वही सब उम्र का तकाजा होता है, हमको भी पहचानने में दिक्कत कभी कभी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, भाई अध्यक्ष महोदय, आप लोग 7 बार के हैं, 7 बार हैं, स्वाभाविक सी बात है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ बोल गए ऊपर बैठ के अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसका कुछ मुझे चिंता नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। आप हमको ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ना हम कभी कभी बोल देते हैं। कहा गया है ना अध्यक्ष महोदय, आप ज्यादा हमको करते हैं, इसलिए हम कभी कभी इस माने उदंडता कभी कभी आपको नहीं, आप उदंडता नहीं की है, लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिसका वजूद होता है ना, वो बिना पद के भी मजबूत होता है। चलिए, सही। मैं लास्ट में एक बार, माननीय मंत्री जी ने कहा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट धैर्य रखिए। बस मैं अंतिम में, मैं लास्ट है मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट है माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी से, कि आपने अभी कहा कि केंद्र देगी क्या मैया सम्मान योजना तय करने के पहले केंद्र से पूछे थे क्या? इसका जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैया सम्मान योजना लागू करने के पहले क्या केंद्र से आपने पूछा था क्या? केंद्र तारंकित, चलिए मोहम्मद ताजुद्दीन पूछिए, बैठिए। उत्तर प्राप्त है। उत्तर के प्रखंड 1 और 2 में सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रतिवर्ष गंगा कटाव के कारण रैयत और किसानों की भूमि गंगा में समाहित हो रही है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस पे मैं आपके माध्यम से
मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आंशिक स्वीकारात्मक इन्होंने लिखा है, पर वहां पे ऐसा बिल्कुल भी हर साल बहुत बड़े पैमाने पे गंगा कटाव आता है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहता हूं कि मैं झारखंड के उस विधानसभा से आता हूं जो सिर्फ एकमात्र गंगा हमारे यहाँ ही मैं उसके तट पे रहता हूं। पर लगभग 3 महीना बाढ़ के दिनों में हर वर्ष वहां पे बाढ़ आना ही आना है और वो बहुत बड़े पैमाने पे आती है। सरकार के तरफ से जो इस बार जो भी हो रहा है बहुत कम माना जा रहा है। अभी वो टोटल अभी दिखा रहे हैं 700, ये मैंने 900 मीटर दिखा रहे हैं और 83 किलोमीटर में वहां गंगा नदी है। मेरा एक खास विनती होगा कि इस बार भी अगर पंचायत भवन आबादी बहुत सारी घर बिल्कुल गंगा में समाहित हो रही है, हम सरकार से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक झारखंड बनने के बाद कितना जमीन गंगा में समाहित हो चुका और कितने विस्थापित हो चुके और कितने विस्थापित को अभी तक जमीन या वैसा रकम मुहैया कराया गया कि फिर से उनको बसाया जा सके। माननीय मंत्री जी महोदय, जो सवाल किया है, अभी जो सवाल किए उसका तो जवाब नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जो 2 नंबर 3 नंबर ये सवाल किए हैं, वहाँ बरसात के बाद हर साल कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ टूटा है, कहाँ पानी घुस गया। अभी तक 5 साल में 2.7 किलोमीटर कटाव निरोधक कार्य हो चुका है और अभी 600 मीटर काम चल रहा है और 25-26 में 900 मीटर प्रस्ताव लिया गया है। और इनका जो कहना है कि 86 किलोमीटर, तो मुझे नहीं लगता है कि 86 किलोमीटर पूरे में हमको कटाव निरोधक बनाने की जरूरत होगा, लेकिन जितना भी अगर और होगा तो हम निरीक्षण करवा करके उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ताज जी, ठीक है। नहीं और इसमें कुछ अभी पूछना है? जी अभी मंत्री आपके द्वारा मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट था कि जहाँ पे अभी 150 मीटर करवा रहे हैं साहिबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर प्रखंड के खाटी टोला के पास डीएस से बानू टोला तक कटाव निरोधक कार्य, जिसमें 150 मीटर अभी काम करने का आदेश दिया गया, उसमें और 550 मीटर कर दिया जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा। और एक सर प्लीज, अभी और एक जो बिल्कुल बहुत बड़ी आबादी इसी बार गंगा में समा जाएगी, साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल प्रखंड में मझर टोला, कमाल टोला, हाजीपीर अली टोला में के सामने कटाव 900 मीटर है। इसको प्लीज इस बार करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी कुछ ज्यादा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बस मामूली निरीक्षण करवा करके और जितना जरूरत होगा करवा देंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी पूछिए। माइक में बोलिए, माइक में। अल्पसूचित प्रश्न था महोदय, उसको पुट करवा दिया जाए मेरा ख्याल। ठीक है, उसको पुट कर। अध्यक्ष महोदय बोलिए अमित जी। इसमें स्पष्ट हमने पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि हजारीबाग जिला अंतर्गत अध्यक्ष महोदय बरकट्ठा प्रखंड है, इचाक है, दारू है, टाटी जरिया है और कोडरमा का जयनगर है। तो अध्यक्ष महोदय इसमें कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, सरकार हमको जवाब दे रही है अध्यक्ष महोदय कि हजारीबाग जिला में है। तो हजारीबाग और इचाक बरकट्ठा कहाँ से कहाँ है अध्यक्ष महोदय? हमारा सीधा कहना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरकट्ठा, इचाक, दारू, टाटी जरिया या कोडरमा का जयनगर प्रखंड में आप कब तक वहां पे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार के द्वारा 21-22 और 22-23 में मॉडल शीतगृह निर्माण योजना चलाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और लगभग 20 जिलों में हम लोगों को शीतगृह का निर्माण करना है।
जिससे मुझे बताने में भी खुशी हो रही है कि हजारीबाग जिला में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने बिल्डिंग कंप्लीशन करने के बाद वहाँ पे एजेंसी को भी हैंडओवर कर दिया गया है और हजारीबाग जिला में अभी 5000 MT का जो कोल्ड स्टोरेज है वो फंक्शनल भी है। माननीय विधायक जी का जो चिंता है कि हमारे विधानसभा में या विभिन्न प्रखंड में, अध्यक्ष महोदय अभी प्रखंड स्तर पे कोल्ड स्टोरेज निर्माण का ऐसा कोई योजना नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है स्टेज वाइज करने का हमारा प्रयास है अध्यक्ष महोदय। पहले जिला, फिर हम लोग प्रखंड में जाएंगे, मगर किंतु प्रखंड स्तर में भी आपके यहाँ पे 30 MT क्षमता का शीतगृह और 5 MT का शीतगृह अभी है वहाँ पे, मगर 5000 MT का शीतगृह केवल जिला स्तर पे ये योजना चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बरकट्ठा का दूरी हजारीबाग से 60 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय, और जो चलकुस्सा का दूरी है 100 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय। और एक किसान अगर 100 किलोमीटर कोई भी सामान को ले जाता है, बीज है, भंडारण करने के लिए है या कुछ भी है, तो अध्यक्ष महोदय ये संभव है क्या कि एक किसान 100 किलोमीटर दूर जाके कोल्ड स्टोरेज में वहाँ पे वो हमारा कहना है कि जहाँ पे फसल उपजाया जाता है, जहाँ पे सब्जियां उपजाई जाती है, वैसे स्पेसिफिक जगह को आप चिन्हित करें। हमारा कहना है कि हजारीबाग टाउन में तो कोई फसल नहीं उगाता है, बीज नहीं रखता है, इचाक में रखते हैं लोग, बड़का गांव में रखते हैं लोग, इस प्रकार से डोमचाच में रखते हैं लोग, स्पेसिफिक जगह किसानों का। तो अध्यक्ष महोदय वैसे स्थिति में बरकट्ठा में जो हम लोग का गैपाड़ी है, कलाहाबाद है, वहाँ पे सब्जी वहाँ से दूसरे जगह जाता है, इचाक का धनिया पत्ता हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर, जो विदेशों तक जाता है, बनारस के माध्यम से जाता है अध्यक्ष महोदय। तो वैसे स्पेसिफिक जगह पे खोलने का प्रयास किया माध्यम से जाता है अध्यक्ष महोदय। तो वैसे स्पेसिफिक जगह पे खोलने का प्रयास किया जाए। इचाक में इचाक का सब्जी कहाँ तक जाता है अमित जी, हमारा अब जवाब वैसे जगह पे खोले। अब जवाब माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही चिंतित है किसानों को लेके और हमारी सरकार उससे भी ज्यादा चिंतित है। मैं इस बात से सहमत हूं कि 100 किलोमीटर किसी भी किसान को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हैं वैसे कोई FPOs हैं, कुछ लैंप्स हैं जिनके खेत में अगर हम लोग 5 MT का या 30 MT का बना सकते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें लिख के दे तो हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट में टेकअप कर सकते हैं। हो गया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, एक सूचना, अभी कोल्ड स्टोरेज का जो स्थिति है, जो आपने टेंडर फ्लोट करने से लेकर के निर्माण तक जो कालखंड या अवधि लगा है, उससे ज्यादा अवधि या समय विभाग व्यय कर रहा है उसको जनता को या किसान को समर्पण करने के लिए। इसको दिखवा लीजिए। ठीक, जी अध्यक्ष। धनंजय जी, आपका क्वेश्चन स्थानांतरित हो गया है, आपको दूसरे जवाब मिलेगा उसके बाद। आपका क्वेश्चन स्थानांतरित हो गया है ग्रामीण विकास में। आपको ग्रामीण विकास का जिस दिन जवाब होगा उस दिन आपको जवाब मिलेगा। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से के प्रश्न से आंशिक रूप से सहमत हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि वर्तमान में तिलिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है एवं परामर्शी द्वारा फाइनल PPR अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की गई है। कंडिकायक में उल्लिखित ग्रामों में उर्वा ग्राम के कुछ कमांड एरिया को तिलैया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना फेज 1 के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन उन्होंने कहा कि शेष ग्राम NH31 रेलवे लाइन की बाईं तरफ अवस्थित है। तो माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि जो शेष ग्राम खांडी, कोटवाडी, जामोखाड़ी जो है वह तिलैया डैम से 500 मीटर के करीब है, बहुत ही नजदीक है। तो अगर आप मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से उसको कवर नहीं कर सकते हैं तो आप और दूसरे योजना से उसको लेकर के सिंचाई कराने की व्यवस्था करना चाहते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री जी, बट जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी जो तिलैया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है कोडरमा जिला के जयनगर और चंदवारा प्रखंड के 22 पंचायतों 22 पंचायतों को 108 गांव को सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। फाइनल PPR बन गया है। इनका जो कहना है कि खांडी, कटवारडी एवं जम्मू खांडी
NH-31 और रेलवे की बाईं तरफ है, ये बात सही है। इसमें मैंने कल ही इसमें बात किया है और निरीक्षण करने बोले हैं कि जहाँ से या तो आप NOC लें NH से और रेलवे से, या नहीं तो दूसरा व्यवस्था जहाँ नज़दीक में पानी का जहाँ स्टॉक है वहाँ से लिफ्ट करा करके दें। कोई प्रश्न नहीं, यदि उसको करवा दिया जाए, मेरा यही मांग है कि तीनों गांव को कवर्ड कराया जाए सिंचाई परियोजना से, सिंचाई कोई भी स्कीम से। जी अध्यक्ष महोदय, इसमें हम लोग कल ही बात किए हैं कि जहाँ से हो या तो जो हम बोले अभी NOC रेलवे और NH से मिल जाए उससे पार कराएंगे, नहीं तो दूसरा जगह कहीं नदी है वहाँ से लिफ्ट कराएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल मंत्री ऊर्जा विभाग से था कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूँ कि कुछ कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि ये मेरा तारांकित प्रश्न है, कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है उनका पूरक विषय है। माननीय जयराम जी बैठे सुनिए। उनका पूरक विषय है कि आपूर्ति से लेकर के आज तक पुराने तारों को नहीं बदला गया और उसी में विद्युत आपूर्ति बहाल है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि समय समय पर विभाग के द्वारा बिजली की तारों को बदला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु तो जर्जर पुराने तारों को FB केबल के रूप में आवश्यकता अनुसार बदला जाता है और RDSS योजना के अंतर्गत अभी बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है महोदय कि 439.102 सर्किल किलोमीटर तार हमारा विभाग बदला है। और एक दूसरा खंड में इनकी जो चिंता है कि ग्रामीण अपने से तार बदलते हैं, तो महोदय ग्रामीण अपने से तार नहीं बदलते हैं, विभाग को सूचना मिलता है, तत्परता और गंभीरता के साथ महोदय जाके विभाग के द्वारा तार बदला जाता है। तीसरा इनका जो चिंता है कि महोदय बिजली आपूर्ति समस्या के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया है। तो महोदय सदन को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और ऑनलाइन हेतु वेबसाइट नंबर भी जारी किया गया है। महोदय कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायतें हैं तो निश्चित तौर पर तीनों टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप पर तीन विकल्प में सूचना दे महोदय, तो निश्चित तौर पर तत्परता के साथ हमारी सरकार गंभीर है और उसको पूरा करने के काम करेगी। महोदय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब से आपने मंत्री पद का ग्रहण किया है उसके बाद से बताने का कष्ट करेंगे कि आपने या फिर आपके विभाग ने अपनी पहल से किन किन स्थानों में स्वयं जाकर ट्रांसफार्मर लगाया है, बिजली के तार बदले हैं? क्योंकि हम भी एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, हमें फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, 2-3 दिन तक लगातार जो बिजली विभाग के SDO हैं, JEO हैं, उनसे टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। अब बताने का कष्ट करें कि आपने कब स्वयं संज्ञान लिया, उस कार्य को किया है, रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय, दिन में कम से कम 1 दर्जन समस्या हम सुने। बता दीजिए नियम, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जिज्ञासा है माननीय विधायक जी का, जानकारी थी उनको, जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि नए सदस्य उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह बता देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि ट्रांसफार्मर जलने और तार बदलने में माननीय विधायकों की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग को सूचना मिलेगा तो विभाग तत्परता के साथ अपनी गाड़ी से पहुंच करके जाके तार और ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है। महोदय कहीं से अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक इनके सवालों सवाल है, आप लोगों को भी मौका देंगे, आप लोगों को जहां तक इनके सवाल है, अभी जयराम जी का प्रश्न का जवाब देने दीजिए। जहां तक इनका सवाल है कि मैंने अनुशंसा किया और बदला, महोदय स्वाभाविक के क्षेत्र का विधायक हैं, जनता आपके पास जाती है तो अनुशंसा कर दिए तो उसमें बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। महोदय विभाग
से जाकर के ट्रांसफार्मर बनता है, नया है तो नया मिलेगा, TRW है तो TRW मिलेगा, और जाकर ट्रांसफार्मर विद्युत बहाल हो जाता है महोदय। ममता जी क्या, एक मिनट, ममता जी क्या बोल रहे थे? ममता जी आप सहयोग करना चाह रहे थे? अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि कोई अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन महोदय सही बात है, कभी भी कॉल किया जाता है, कोई भी आवेदन लेकर के आता है, तब वो जाकर के प्रोसेस में आता है। कभी भी हम लोग के पास ग्रामीण जब भी कहने के लिए आते हैं, हम लोग बस मैसेज कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि मैडम एक आवेदन लेकर के अनुशंसा करके भेज दीजिए, तब हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बावजूद भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ग्रामीणों को जाकर के ट्रांसफार्मर मिलता है। एक आदमी डिप्यूट करना पड़ता है लाभुक के साथ में, ग्रामीणों के साथ में, तब जाकर के वो ट्रांसफार्मर देता है महोदय। आप क्या बोल महोदय? बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में जो सिमरिया, इटखोरी, पत्थलगड्ढा जो आते हैं, वहां पर सालों से, महीनों से ट्रांसफार्मर्स वहां पे जले पड़े हैं, लेकिन विभाग को सूचना भी है, लेकिन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है महोदय। हो गया, बोल दीजिए। आज भी लोग वहाँ ढिबरी युग में हो गया आपका काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जले ट्रांसफार्मर को बदलना, जले तार को बदलना, जर्जर खंभे को बदलना, ये विभाग की नियमित प्रक्रिया है महोदय। और जहां तक कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया कि नहीं हमारा टेलीफोन नहीं उठाता है, हमारा विभागीय पदाधिकारी हमारे कुछ सुनते नहीं, तो निश्चित तौर पर उस टोल नंबर में या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट जारी किया गया उसमें शिकायत करें महोदय, पढ़ दीजिए, कार्रवाई होगा। नंबर पढ़ दीजिए। नंबर सबके है, नंबर उसको बता देना चाहता है। टोल फ्री नंबर है 191। सुन लीजिए। टोल फ्री नंबर है, सुन लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1912-1800-3456-570 और व्हाट्सएप नंबर है 9431135503। ये लिखा हुआ और ऑनलाइन वेबसाइट है तो www.jbnl.com इन है महोदय। ये तो क्लियर कट है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्रश्नकर्ता का कुछ सवाल है, उनको अंतिम पूरक पूछने दीजिए। प्रश्नकर्ता का अंतिम पूरक पूछने दीजिए। अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य, अगर आप लोगों का भी कोई तकलीफ है तो आप भी प्रश्न के रूप में उस विषय को लाइए। प्रश्नकर्ता माननीय जयराम जी पूछिए, लास्ट अंतिम आपका अंतिम पूरक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि आपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, चूंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीने का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए। ऐसे बात नहीं करते हैं। जिनको 40,000 का फाइन लिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेग नहीं। ठीक, माननीय मंत्री जी, अगर वैसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए, ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़ा स्पष्ट करते हैं इस विषय को लेकर के कि पूछते हैं कि कितने आप राज्य में हम आंकड़ा बदले, क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आवे, हम उनको आंकड़ा देंगे महोदय। वो तो पूरक में आज नहीं है महोदय, आंकड़ा लेके आवे क्या, वो लिखे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आवे, पूरक विषय के माध्यम से आवे, कितने तार बदले, कितने ट्रांसफार्मर बदले, कितने पोल बदले, कितने विद्युतीकरण किए, ये पूरे आंकड़ा देंगे महोदय। रह गया दूसरा, उनका कहना है, उनका आरोप है कि नहीं वसूली किया जाता। महोदय,
वसूली और कार्रवाई उस पर हो जा रहा है जो अवैध कनेक्शन, अवैध टोका बना करके विद्युत अपना घरों में बहाल किए हुए महोदय। जिनके घरों पर मीटर लगा हुआ है महोदय, उनको तो 200 यूनिट सरकार फ्री दे रही है बिजली, कहाँ उस पर कोई कार्रवाई होगी महोदय? जो कनेक्शन नहीं लिए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है महोदय। क्या माननीय विधायक जी चाहते हैं कि अवैध कनेक्शन के द्वारा गाँव में बिजली जलाए लोग क्या? धन्यवाद महोदय। ठीक हो गया, जयराम जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उस तरह का कुछ शिकायत आपके पास है तो आप आसन को भिजवा झारखंड दीजिए। के कंज्यूमर आप आसन को भिजवा दीजिए। कुछ शिकायत है तो हम मंत्री जी को ठीक है, इन त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए। हाँ तो ठीक, आप हमको कागज भिजवा दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बना के मंत्री जी को भिजवा दीजिए। आप भिजवा दीजिए। ठीक, श्री राज सिन्हा स्वविश्व द्वारा राज्य के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नौकरी देने अनुभवी व पूर्व से विभिन्न संवर्ग के कार्यरत कर्मियों के स्थायी समायोजन के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में इस सूचना पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इस सूचना को अमान्य किया जाता है। शून्यकाल, माननीय सदस्य शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी जी, 1 नंबर। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के गोविंदपुर अन्ना चौक से NH 33 चांदनी चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु संवेदक SP सिंगला को दिया गया था। संवेदक द्वारा समय अनुसार उपरोक्त कार्य को नहीं करने के कारण उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। उपरोक्त कार्य का अभी तक रीटेंडर भी नहीं किया गया है। उक्त एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना अति आवश्यक है, जो जमशेदपुर शहर से शुरू होकर NH 33 में मिलती है। इस कॉरिडोर के बनने से क्षेत्र की हजारों जनता के साथ साथ जमशेदपुर की ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। अंत में आसन के माध्यम से जनहित एवं लोकहित में उक्त एलिवेटेड कॉरिडोर का यथाशीघ्र रीटेंडर करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला के सभी अंचलों में CS खतियान के अनुसार बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त भूमि एवं खरीदी गई भूमि का लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक कट रहा था, परंतु उसके बाद नया RS खतियान में त्रुटि के कारण अधिकांश लोगों का रसीद कटना बंद हो गया है। उक्त दृष्टया शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बंदोबस्तीधारी तथा क्रेता की जमीन को CS खाता प्लॉट से RS खाता प्लॉट में परिवर्तित करते हुए रसीद काटने हेतु अग्रतर आदेश निर्गत किया जाए। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान से छोटे मोटे दुकानदार हमेशा परेशान रहते हैं। प्रशासन को भी इसको लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार तो इससे गरीब जनता की रोजी रोटी भी छीन जाती है। अतिक्रमण हटाओ अभियान इसका स्थायी समाधान नहीं है। महोदय, हाल के दिनों में शहरी आबादी तेजी से बढ़ा है, उसके अनुरूप दुकान नहीं बन पाया है, जिससे स्थानीय लोग अपनी जीविका के लिए पलायन करने को मजबूर हैं तथा बाकी लोग छोटे मोटे ठेला खोमचा लगाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महोदय, शहरी क्षेत्र में NH के किनारे सरकारी जमीन खाली पड़ी है, अतः शहरी क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर जरूरतमंदों को दुकान आवंटित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी के राष्ट्रीय मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को मद्देनजर वर्ष 2010 में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया था, जो अभी भी कार्यशैली में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अतः मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्णित ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सक सहित आवश्यक संसाधनों का उपलब्ध कराने हेतु इसे अविलंब चालू कराने की मांग सदन के माध्यम और सरकार के माध्यम से करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर अनुमंडल में ITI भवन बने लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग की सुविधा अब तक बहाल नहीं हो सकी है।
अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि चैनपुर अनुमंडल में ITI की पढ़ाई अविलंब शुरू की जाए ताकि स्थानीय छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। माननीय सदस्य श्री डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर हेतु झारखंड राज्य में हरित क्रांति हेतु तथा किसानों के उन्नत कृषि से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक मशीन है। झारखंड राज्य के वित्तीय गजट में उल्लेख नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन हेतु इनके पथ कर गणना नहीं हो पा रहे हैं। ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण किसान न तो इसे खरीद पाते हैं, न ही बैंकों से वित्तीय ऋण और सब्सिडी प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें मजबूरन उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों से महंगे किराए पर हार्वेस्टर मंगाकर इनका उपयोग करना पड़ता है। इससे न केवल राजस्व, सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य के किसान उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग करने से वंचित रह रहे हैं। मैं सरकार से राज्य में ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन आरंभ करने का मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल के विषय को पढ़ने से पूर्व मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 1-2 मिनट मुझे अतिरिक्त समय दें। अभी शून्यकाल में नहीं अमित जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल महोदय, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जिस विषय को रखना चाहता हूं वो विषय हमारे यहाँ की राजनीतिक, हमारे जो सामाजिक विरासत के साथ साथ में जो हमारे एक आंदोलनकारी है उसको सम्मान देने का विषय है महोदय, इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ। और ये बातें हम कहें तो झारखंड की पद्मावती की है। हमारे देश की पद्मावती को हर कोई जानता है, जिन्होंने खिलजी के खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जब उसकी इज्जत पर आई तो वो कुएं में डूबकर मर गई। हमारे यहाँ भी एक वीरांगना ऐसी पैदा हुई जिसे इतिहासकारों ने जगह नहीं दी थी महोदय। वो वीरांगना थी हमारी टूसू मनी, जिसका हम पिछले जो हमारे 25 तारीख को जो हमारे सदन की कार्रवाई हुई थी उसमें भी इस बात की तथ्य जो आपके प्रश्न के माध्यम से हमारे लाए गए थे उस आंसर स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो वीरांगना थी टूसू मनी, वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ती रही और जब उनकी इज्जत पर आन पड़ी तो वो हमारी स्वर्ण रेखा में कूद कर अपने आप को समाधि ले ली। महोदय, मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं महोदय कि ये जो है टूसू मनी, महोदय मैं बस आ रहा हूं महोदय, टूसू मनी देवी जिसके स्मरण में संपूर्ण झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में टूसू पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। टूसू मनी का जन्म रांची जिला के सोनाहतू प्रखंड अंतर्गत बारंदा में हुआ था। टूसू मनी की समाधि स्थल सती घाट में प्रति वर्ष 15 जनवरी को भव्य मेले का आयोजन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है महोदय। सतीघाट मेले को रांची जिला के दूसरे राज्य के मेले के रूप में कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की जाए महोदय। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ महोदय कि हर एक जिले को एक राजकीय मेला दिया जाता है महोदय। अगर कैबिनेट की स्वीकृति मिले महोदय तो हमारे यहाँ भी इस टूसू मनी की याद में हम उसके सम्मान में राजकीय मेला के रूप में हम देख सकते हैं महोदय। बस यही हमारा आग्रह है। माननीय सदस्य दशरथ गगरा जी। दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड मुख्यालय को कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा से जोड़ने वाली कुचाई, कुंडिया-मरचा, रेगाडी, गालूडी, पोटोबेड़ा, पूर्णिया, राजावासा, चाईबासा मार्ग को RCD पथ में अपग्रेड करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष मांग रखता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो जी। निर्मल कुमार, राज्य के रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड आता है। मौलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या दृष्टिकोण से अनुमंडल बनाने की सारी शर्तें पूरा करता है। मांडू प्रखंड में वर्तमान में 34 पंचायत एवं 12 वार्ड है। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र से आता है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है। इससे भी ज्यादा वोटर 1,90,000 वोटर भी है। अतः सदन से के माध्यम से सरकार से मांडू प्रखंड को अनुमंडल की दर्जा मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला में विभिन्न प्रखंडों में 355 ट्रांसफार्मर जले हैं, जिससे आम ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि 355 ट्रांसफार्मर अगर मिल जाता है तो कम से कम बच्चों के उज्जवल भविष्य पढ़ने लिखने में सुविधा हो जाएगा। इन्हीं बात
माननीय सदस्य नमन बिस्कोल कंगाड़ी जी। नमन बिस्कोल कंगाड़ी जी। महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलडेगा प्रखंड के लोम्बोई पंचायत के लोम्बोई बाजार टाड़ एवं टाटी पंचायत के हुटुबदा में पढ़ा राजाओं के बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक समस्याओं के निष्पादन हेतु आदिवासी संस्कृति कला केंद्र भवन निर्माण की अति आवश्यकता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में आदिवासी संस्कृति कला केंद्र भवन का निर्माण किया जाए। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला से पूरे प्रदेश में महोदय, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में थाना एवं प्रखंड और अंचल में महोदय, पहला चीज है कि वहाँ थाना में या टीओपी में पुलिस बल की कमी है महोदय। उसके साथ में ही वहाँ पे गाड़ियों की भी कमी है, और दूसरा चीज है कि वहाँ पे तेल ईंधन की व्यवस्था सही नहीं है, जिसके वजह से जो अधिकारी हैं साथ समय वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो जुगाड़ विधि के माध्यम से पहुँचते हैं, जिससे भ्रष्टाचार होता है, तभी वो अपना तेल ईंधन और गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से महोदय सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के थाना में पर्याप्त बल, थाना में पर्याप्त गाड़ी की संख्या और ईंधन की उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो है कि राज्य में जो हो रही जो वो उसको सही समय पर सही जगह पे पहुंच सके। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो जी। चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, NH 19 के धनबाद जिला के गोविंदपुर में प्राय दिन घंटों जाम रहता है, जिससे अभी जो परीक्षा चल रहा है परीक्षार्थी को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, और प्रतिमाह दुर्घटना भी उस क्षेत्र में लगातार होते आ रही है। तो जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि रांची जिले में जैसे होमगार्ड के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था में लगाया गया, उसी तरह धनबाद जिले के धनबाद शहर, गोविंदपुर और निरसा में भी होमगार्ड जवान को लगा करके ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने किया जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, कोलान विश्वविद्यालय के चाईबासा में पंजीभूत महाविद्यालय में संचालित BEd एवं वोकेशनल कोर्स में पिछले लगभग 20 वर्षों से संविदा पर नियुक्ति सहायक प्राध्यापक की सेवा पिछले 8 महीना से विस्तार नहीं किया गया है। साथ ही पिछले 5 महीना से उसका मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त प्राध्यापक की सेवा का विस्तार किया जाए और साथ में अविलंब मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद मुख्यालय में 5000 लीटर का क्षमता वाली चिल्ड डेयरी प्लांट स्थापित है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 10 एकड़ के बड़े भूभाग में अवस्थित है, परंतु यहाँ के नगरीय जनसंख्या अनुरूप दूध की उपलब्धता नहीं हो पाती है। अपितु अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर 50,000 लीटर क्षमता वाली डेयरी प्लांट की स्थापना होने से यहाँ दूध की पर्याप्त उपलब्धता हो पाएगी। वही स्थानीय दुग्ध पालक भी आर्थिक रूप से सबल होंगे। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि 50,000 लीटर क्षमता वाली डेयरी प्लांट की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि धनबाद जिला अंतर्गत बागमारा प्रखंड के दल्लूडी पंचायत ग्राम गंगापुर में सैकड़ों वर्ष पुराना मान विंध्यवासिनी मंदिर लिलोरी मंदिर है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रोज पूजा अर्चना एवं विवाह करने आते हैं। वर्तमान में मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मंदिर परिसर में जनहित में मूलभूत सुविधा बहाल एवं सुंदरीकरण कार्य कराते हुए राजकीय पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए। महोदय श्रीमती पूर्णिमा साहू स्वाभिस्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, खूंटी जिला के अंतर्गत ग्राम रनिया में शादी समारोह से लौट रही 5 नाबालिग बच्चों के साथ
सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। कानून का भय नहीं होने की वजह से लगातार राज्य में जो है ऐसी घटनाएं जो है, और खासकर नाबालिग और आदिवासी बच्चों के साथ जो ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर मैं आपसे महोदय जो और ऐसा झारखंड पुलिस का जो आंकड़े आप देख सकते हैं 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें प्रतिदिन औसतन 4 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। और ये आंकड़े जो है बेहद चिंताजनक है, भयावह है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले पे जो सजा होती है पोस्को केस के द्वारा, उस सजा को भी दिलाने के लिए जो यहाँ की झारखंड पुलिस है उसका रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। अगर सजा दिलाने में विफलता भी दुष्कर्म की जो है घटनाओं को बढ़ाने में मुख्य कारण है महोदय, तो मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि आप सरकार पर दबाव बनाएं और इस पर ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समयबद्ध न्याय दिलाने में आपका सहयोग चाहती हूँ महोदय, और कठोर कानूनी कार्यवाही की मैं मांग करती हूँ महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी इस घटना का चर्चा हो चुका है जो कल इचाक के डुमरौन में हुआ था। माननीय महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है महोदय, और जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय का बयान आता है, भड़काऊ बयान, आने वाला दिन में हजारीबाग में महोदय इंटरनेशनल रामनवमी होता है, 5 लाख लोग सड़कों में होते हैं, और इस तरह का बयान अगर माननीय मंत्री द्वारा दिया जाएगा तो हजारीबाग को संभालना मुश्किल हो जाएगा महोदय। हम विधानसभा सदन से मांग करते हैं कि कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए, जो लोग इसमें दोषी हैं उनसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। माननीय सदस्य श्री नगेंद्र महतो जी। माननीय सदस्य श्री नगेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरिया प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय कुसुमाडी में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जो मध्य विद्यालय निर्माण की सारी अर्हता पूरी करता है। इस विषय में कुल 2 किलोमीटर की दूरी में मध्य विद्यालय है, जहां बच्चों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं श्रीमान से मांग करता हूं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परिणित किया जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, एकीकृत बिहार के समय झारखंड राज्य में रहने वाले भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पदों पर समायोजन करने का सदन में सरकार के द्वारा 2022 में आश्वासन दिया गया था, जो अब तक लंबित है। अतः व्यापक लोकहित में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पदों पर समायोजन अविलंब करने की मांग सदन और सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बड़का गांव एवं केरेडाड़ी प्रखंड में एनटीपीसी लिमिटेड एवं उनके एमडीओ कंपनी के द्वारा कोल माइंस पकरी बरवाडी, केरेडाड़ी, चट्टी, बरियातू, बादम के कोल बेरिंग एरिया, नॉन कोल बेरिंग एरिया से प्रभावित विस्थापितों तथा एनटीपीसी, पीवीएनएल, पतरातू, जिंदल, जेएसडब्ल्यू, बादम के विस्थापितों को भू अर्जन अधिनियम 1894 तथा भू अर्जन पुनर्वास स्थापना के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2000 के पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची के अनुसार किसी कंपनी के द्वारा विस्थापितों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। नियोजन में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों तक के लोगों को, बाहर के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से उपरोक्त सभी कंपनियों में भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम के अनुसार विस्थापितों को सुविधा देने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी। महोदय, हजारीबाग जिला बरही अनुमंडल मुख्यालय का बरही चौराहा, जो बिहार उत्तर प्रदेश से झारखंड प्रदेश का मुख्य चौराहा है एवं प्रमुख चौराहा है, यह चौराहा लगातार भयंकर जाम की स्थिति में रहने के कारण स्थानीय बरही निवासियों एवं आवागमन के लिए मालवाहक गाड़ी, छोटे वाहनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था कर चौराहा में लगे जाम को कम में सुधार किया जाए ताकि आवागमन सुलभ हो सके। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शून्यकाल में
इस राज्य में सुरक्षा के तौर पर तैनात जो हमारे प्रहरी होते हैं, पुलिसकर्मी और पुलिस के पदाधिकारी, मैं उनके विषय पे कुछ मांग करने आया हूं अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में हस्तांतरण किया जाए, क्योंकि महोदय इस राज्य की सेवा के साथ साथ उनका परिवार भी होता है। उस परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कईयों की नवविवाहित अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि इस राज्य की सेवा के साथ साथ उन्हें अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। अतः जितने भी पुलिसकर्मी, जैसे उदाहरण के लिए सिमडेगा कि अगर किसी पुलिस भाई का कार्य क्षेत्र अगर साहेबगंज है तो काफी असुविधा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी इस राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रहरी के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पड़ोसी जिला में तैनात किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। राज्य में वर्ष 2016 के बाद जीटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। विगत 9 वर्षों में बीएड, डीएलएड पास छात्र जेटेट पास नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण इनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। साथ ही इनकी उम्र सीमा भी खत्म होती जा रही है। राज्य के युवा हित में अविलंब जेटेट परीक्षा आयोजित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 4687 दिनांक 27/11/2018 के द्वारा प्रज्ञात प्राणी जोग मांझी, गुड़ाम नायकी एवं गौड़ैत श्रेणी को सम्मान राशि देने का दिशा निर्देश है, जबकि समान राशि आज तक नहीं मिल पाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम सभा द्वारा निर्णय पारित सरकार समान राशि भुगतान करने की कृपा की जाए। अब ध्यान आकर्षण की सूचना, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान जिस ओर खींचा है, जिस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, वह राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ओर किया है कि बेहद उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति निम्न स्तर पर है। तो कई खंडों में हमने प्रश्न को लाया है कि भाई कैसे उनके सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, शैक्षणिक स्थिति पर सरकार प्रयास करे। कई योजनाएं चल रही है। जो पहले खंड है अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी के अनुशंसा के आलोक में 2008-9 में एमएसडीपी प्रारंभ हुआ। इस राज्य में भी प्रारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विगत 5 वर्षों में एक भी योजना एमएसडीपी से नहीं ली गई। खुद सरकार ने अपने उत्तर में भी माना है कि भाई हमने केवल जो 2020 में ही योजना ली, इसके बाद कोई योजना नहीं ली है। खुद सरकार उत्तर में लिखी है। अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर को आप गौर करें तो कहा कि भाई 19-20 में 153 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई, इसके बाद कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई। ठीक है, इस योजना का नाम बदल दिया गया है अभी पीएमजेवीके योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहता है, उसमें समाहित है। केवल मैं पहला प्रश्न जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न इसलिए नहीं है कि सरकार अनुत्तर हो, मेरा प्रश्न इसलिए है कि उन अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों के दर्द का एहसास हो और उस दर्द का निवारण हो, उसके उस मर्ज की दवा आप दें। इसलिए है, कोई बहादुरी के लिए, कोई अपने
अपने लिए यह प्रश्न नहीं है। तो सरकार हमें केवल इतना बताए कि उस MSDP जो 5 वर्षों में एक योजना आपने नहीं ली, उसके कारण क्या है, और 1 रुपया भारत सरकार ने आपको नहीं दिया, इसके फेल्योर और असफलता के कारण क्या है। आखिर इतने पैसे आते तो इतनी योजनाएं ली जाती। अभी भी 2020 के लगभग 1100-1200 योजनाएं लंबित पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय है, इसलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूं। पहला, माननीय मंत्री जी। महोदय, इनका कहना सही है। 19-20 में 153 करोड़ का योजना लिए थे। 21-22 कोरोना काल के चलते बैठक नहीं हो सकी। 2019 चुनाव के पश्चात 5/3/2023 को कमेटी का गठन किया गया। गठन करने के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति आई, उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा। फिर चंपा सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तो फिर से इसका नोटिफिकेशन किया गया। जब तक नोटिफिकेशन चंपा बाबू के मंत्रालय मुख्यमंत्री काल में हुआ, फिर हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए, फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर हमको नोटिफिकेशन कराना पड़ा। इसके बाद चुनाव आ गया। अभी हम लोग 25/2/2025 को डेट रखे थे इसके मीटिंग का, लेकिन उस दिन इन लोगों ने थोड़ा गलती किया कि जब जान रहे थे कि 25 तारीख को 10:30 बजे 11 बजे ये रखे थे, और उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था, तो अगला डेट जैसे मुझे अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि 3 तारीख को अगला डेट हम लोग रखेंगे। फर्स्ट पाली के बाद उस दिन बजट सत्र है, तो सेकंड पाली खाली हो जाता, तो सेकंड टाइम में हम लोग इसको रखेंगे। और हम लोग चिंतित हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा हो जा रहा था कि ये सरकार मुख्यमंत्री चेंज होने के चलते कमेटी को फिर से पुनर्गठन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार चिंतित है, मैं नहीं कहता कि आप चिंतित नहीं हैं, लेकिन चिंता का फलाफल सामने आए तब तो चिंता के बारे में आपके बारे में सोचे। आप कह दिए हम मीटिंग ना कर सके, क्या यह राज्य के अल्पसंख्यक इतना कह के संतुष्ट हो जाएंगे? उनका दर्द का ये निवारण है, उनके मर्ज की ये दवा है। अगर अध्यक्ष जी आप बता दें कि अगर यह मर्ज की दवा है कि हम इन कारणों से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बैठक न कर पाए, तो फिर राज्य की जनता, हम तो उनके प्रतिनिधि बन के, उनकी आवाज बन के आए हैं आपके सामने। ये उत्तर नहीं है। आप गंभीरता दिखाए हैं तो गंभीरता दिखाइए, उसके फलाफल आने चाहिए। 5 वर्षों तक एक काम ना होना, भारत सरकार 1 रुपया ना देना, आपके द्वारा एक योजना का ना भेजना, ये आपके चिंता के साथ आपके अकर्मण्यता को भी दर्शाता है। आप थोड़े तेज करें। और मैं अब अंतिम में आग्रह इतना ही करूंगा इस प्रश्न पर, मैं अगला प्रश्न पूछूं। अब तो इसके अभी कुछ 5 साल को लौटाए नहीं जा सकते जो दिन चले गए, लेकिन इतना तो हो सकता है कि इस बार सरकार, यह जो प्रधानमंत्री, उनका नाम PMJVK योजना जो पड़ा है, उस योजना के तहत आप जल्दी बैठक करें और आप बेहतर सुविधाएं लेकर के अधिक से अधिक राशि को ले। बस मेरा सुझाव यही होगा, जो 3 तारीख आपने मुकर्रर किया, उस 3 तारीख को बैठक करें, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के योजनाएं वहां भेजी जा सके, उनसे पैसे आप ले सके। ये प्रश्न यही पहला खंड होता है। दूसरा जो खंड है अध्यक्ष महोदय, वो मेरा ये है इसमें कि भाई हमने पहले कहा कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट देम। अगर किसी समाज को आपको विकास करना है तो उसको एजुकेशन देना होगा, एजुकेट करना होगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आपने संविधान के आर्टिकल 29, आर्टिकल 23, आर्टिकल 31 को देखे तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई कि वो अपने धर्म, अपने संस्कृति के अनुसार अपने विद्यालयों को भी खोल सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं, और वो काफी छूट है, भारत सरकार उसको भी देती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे यहाँ हालात क्या है, हमने इसीलिए प्रश्न को 2-3 खंडों में उसका लाया है कि जो हमारे 4400 मदरसे के पद हैं,
उसमें भी 3712 पद खाली पड़े अध्यक्ष महोदय, और दिन गुजर गए। मात्र इन 25 वर्षों में उर्दू की बहाली एक बार हुई। मेरे पास सारे कागजात है अध्यक्ष महोदय कि 2008 में बहालियां निकली, वो कैंसिल, 2009 में कैंसिल, 2012 में मुश्किल से बहाली हुई वो। और ये 4400 जो पद है अध्यक्ष महोदय, ये बिहार सरकार से हमने लिया है। बिहार सरकार ने जो जनरेट किया पद को, जो स्वीकृत पद था, उसी पद के अगेंस्ट की मैं बात कर रहा हूं। आज ये सीधे कह देते कि उन पदों को हमने मर्ज कर दिया। इनके दो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों कागजात है। आपने एक तरफ 2023 में संकल्प लिया, वो भी कागजात है मेरे पास, जो सरकार ने खुद संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय कि भाई इन पदों को मर्जर नहीं करेंगे। इन पदों पर हम, ये संकल्प है कि भाई इन पदों को हम योजना से गैर योजना में भेज रहे हैं। एक बार आप योजना से गैर योजना में भेज दिए, आज उन पदों को मर्जर की बात कर रहे हैं। यानी आपकी मंशा नहीं है कि उर्दू शिक्षकों की आप बहाली करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई उर्दू शिक्षक दो कैटेगरी के 4400 पद मिले थे अध्यक्ष। एक तो 1 से 5 क्लास तक के जो आईए ट्रेंड थे, दूसरा 5 से 6 से 8 क्लास तक जो बीए ट्रेंड थे। इसके आलोक में अध्यक्ष महोदय टेट की पास भी किया, उनके बच्चे भी, उनके नौजवान भी खड़े हैं टेट पास करके, आप उनकी भी बहाली नहीं कर पाए हैं। आप सीधे जो टेट पास उर्दू शिक्षक हैं, आपके पास खाली पड़े पद है, उसकी बहाली करें, पहली मांग है। दूसरी मांग अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, इनको डायरेक्शन दिया है सरकार को कि भाई जो +2 की पढ़ाई, कॉलेजेस की पढ़ाई, ये जो चल रहे हैं बिना शिक्षकों का, मेरे पास उनके भी कागजात है अध्यक्ष महोदय कि राज्य के +2 विद्यालयों, इंटर स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षक नहीं है। रीट याचिका 174 218 में यह ऑर्डर है कि भाई 218 में ही यह ऑर्डर हुआ कि भाई आप शिक्षकों की बहाली करें। आज तक उर्दू शिक्षक की +2 बिना शिक्षक के ही लोग पास हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। और तीसरा मांग हम शिक्षा में किए हैं कि जिस प्रकार दूसरे जगह, जैसे आपके बिहार में उसके लिए उर्दू फारसी अलग, उनके मौलाना हक के नाम पर अलग से यूनिवर्सिटी है, हम भी यहाँ चाहते हैं कि जो लोगों की मांग है, यहाँ भी शेख भिखारी के नाम पर अरबी, फारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी खुले, तब शिक्षा का स्तर मदरसों के लिए अलग से बोर्ड बनाए। फिर मदरसों के लिए अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो किसी यूनिवर्सिटी को तैयार करें, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे हो। जो बात अभी थोड़ी देर में कमेंट पास कर रहे थे सीपी बाबू, यह दोबारा उनको मौका ना मिले, हम ये काम करें। ये मेरी मांग है आपसे। इन कामों को आप कब तक कर रहे हैं, ये मेरा सीधा प्रश्न है एजुकेशन विभाग। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सारी बातें रखी, बात भी सही है, और हम लोग लगे हुए हैं शिक्षक बहाली में, और मदरसा शिक्षकों को भी हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो 2019 से 24 तक का जो कार्यकाल रहा है, एक मंत्री खड़े हैं, आपको दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप कुछ बोल। आज तक जितना कल्याण विभाग द्वारा काम हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व में इतना काम नहीं हुआ। चाहे कब्रिस्तान घेराबंदी हो, चाहे मदरसा हॉस्टल, 116 मदरसा हॉस्टल हम दिए हैं माननीय हेमंत बाबू के कार्यकाल में, उनके आदेश से ये हुआ है। और जहाँ तक आलिम फाजिल का बात है, ये सही में एक समस्या है जिसको हम लोग अभी फिलहाल रांची यूनिवर्सिटी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो उर्दू फारसी के लिए शेख भिखारी अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का बात कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। ये इस तरह उर्दू फारसी ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट शेख भिखारी विश्वविद्यालय होगा, उसमें उर्दू फारसी ये लफ्ज नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने मदरसा बोर्ड के लिए कहा गया है,
ऊपर प्रक्रिया में है। सारे कागजात हम लोग बिहार से और उड़ीसा से और बंगाल से मंगा चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग मदरसा बोर्ड बनाने का काम करेंगे। एक और अभी मदरसा में SPEM जो आप नहीं पूछे लेकिन बतला देते हैं, जो 2014 से मोदी सरकार जब आई उस वक्त से बंद कर दिया गया था। हम लोग अभी पिछला 14/10/2024 को कैबिनेट में निर्णय लेकर 9 करोड़ रुपया उसमें 5 वर्ष के मानदेय के लिए दिया। अब हो गया प्रदीप बाबू? नहीं, उसके 3 खंड है ना, 3 खंड है तो नहीं, आखिर पूरे समुदाय की बात है, तीनों खंड के। अच्छा, अंतिम खंड है। केवल इन्होंने बात उठाया, मैं तो उस पर नहीं कहना चाह रहा था छात्रावास का। मंत्री महोदय, आपके 14 छात्रावास है मुस्लिम समुदाय के नौजवानों के लिए रांची में। जरा कभी टहल के देखिए और मेरी बात सुन लीजिए पूरी, तब उत्तर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। 3 आपके जिम्मे है, 11 जो है वो निजी संस्थानों के जिम्मे चला गया है। बच्चों से चार्ज लिया जाता है रहने का, आपने फ्री देने का वादा किया है, आपने फ्री के लिए उनके लिए बनाया था। हम खुद उन 14 जाकर के 14 छात्रावासों को देख करके आपको यहाँ ताल ठोक रहे हैं। 14 छात्रावास में गया हूं। कहानी ये है, थोड़ी संजीदगी से आप चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही मेरा उत्तर वही अटक जाता है कि फलाफल रिजल्ट नहीं, आउटकम आना चाहिए। हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम नीति बना रहे हैं, बन रहा है, आउटकम दिखना चाहिए कि हमने ये कर दिया, वो दिखाइए। बस मेरा आग्रह होगा। और अंतिम खंड का मैं प्रश्न कहता हूं अध्यक्ष महोदय। अंतिम प्रश्न बड़े ही छोटे हैं लेकिन ऐसे लोगों के लिए हैं अध्यक्ष महोदय, जो गरीब बुनकर है। 156 कॉर्पोरेटिव सहयोग समितियां चल रही है जो रजिस्टर्ड है अध्यक्ष, तो 20,000 बुनकर उससे जुड़े हुए हैं। उनकी आर्थिक सहायता की हमने बात कही है कि सरकार उनको आर्थिक सहायता कैसे दे ताकि वो बुनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज पैरों पर हमने कहा कि आप सबको फ्री बिजली देते हैं, इन बुनकरों को क्यों नहीं फ्री बिजली आप देते ताकि वो आर्थिक मजबूती उनके मिल सके। एक तो ये है अध्यक्ष महोदय, और मेरा अंत में यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए आपने, इसी सरकार ने भीड़ हिंसा एवं भीड़ लॉन्चिंग निवारण विधेयक 2021 दिसंबर में पास किया, जिस समय माननीय सीपी बाबू के पूरा गैंग विरोध कर रहे थे, आपने देखा होगा, लेकिन आपने पास कर दिया अध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल ने 17 मार्च 2022 को आपको लौटा दिया। फिर से सरकार इस बिल को क्यों नहीं विधानसभा में लाई है? ये दोनों मेरे प्रश्न हैं। और उसी में से कि भाई गरीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी जिस प्रकार आदिवासी दलितों को हम प्रायोरिटी से पट्टा देते हैं, ऐसे समुदायों को भी जमीन का प्रायोरिटी से हम पट्टा दें ताकि वो भी घर बनाकर शान से जी सके इस राज्य में। ये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक माने सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं। ये एक जाति को लेकर के बोल रहे हैं, क्रिश्चियन के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। और जहाँ तक फ्री बिजली की बात है, वैसा कोई कानून नहीं है हथकरघा में कि हम फ्री बिजली दे सकें। और ज़मीन देने की बात है, वो भी कहीं इसमें आज तक नहीं हुआ है। ज़मीन हम लोग भूमिहीन, दिव्यांग और शहीद हुए पुलिसकर्मियों को या उनको देते हैं। आपका प्रस्ताव आया है, हम लोग इसको अभी विभाग में रखेंगे, इसके बाद कैबिनेट ले जाएंगे, कैबिनेट मंजूरी देगा तो हम लोग करेंगे। चलिए ठीक। माननीय सदस्य अमित कुमार जी, आगे आप मंत्री जी आपका बातों को ले लिए, अब कैबिनेट जाएंगे तब तो कुछ बोलेंगे। विषय पर समुचित विचार करने दीजिए। अच्छा अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रक्रिया सबको पता है कि सांगोपांग विचार होगा तो मेरी बात तो आप सुने। ये तो सबको पता है कि भाई विषय को सरकार लेगी, कैबिनेट लेगा, तब निर्णय होगा, विधानसभा लागे, किसको पता नहीं, ये तो सबको पता है। हम आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, सरकार की इच्छा क्या है? क्या उन भूमिहीन मुसलमानों को, हम मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक के बारे में हमने कहा है,
कि भाई उनको आप जमीन देना चाहते हैं, सरकार अपनी इच्छा बताए। क्या बुनकरों के बिजली माफी सरकार चाहती है, ये सरकार अपनी इच्छा बताए। क्या उन बुनकरों को आर्थिक सहायता देना चाहती है, ये सरकार अपनी इच्छा बताए। और जिस मॉब लॉन्चिंग बिल को जो वापस किया है, उन्हें सरकार सदन में रखना चाहती है, अपनी इच्छा शक्ति बताए, निर्णय तो बाद में होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय बड़े भाई प्रदीप जी ने जो सारी बातें बोले हैं, उस पर हम लोग अमल करने का कोशिश करेंगे और जो कानून संगत होगा वही काम करेंगे। ठीक, चलिए अमित कुमार जी। अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो विषय को इस सदन में रखा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि जमीन और वन विभाग वन भूमि की बात मैं कर रहा हूं महोदय, जिस खाता संख्या जिसका कि 163 है, प्लॉट संख्या 1004, रकबा 5 एकड़ 80 डिसमिल, जो भूमि आरएस खतियान में घर मजरूआ मालिक के नाम पर दर्ज है और किस्म जो है जंगल झाड़ी दर्ज है महोदय। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 12/12/96 को पारित आदेश के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा निर्गत निर्देश से स्पष्ट दर्ज है कि समस्त भूमि चाहे किसी के भी स्वामित्व में हो, वन भूमि के अंतर्गत आती है। इस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। महोदय, इस विषय को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी जमीन, इसी खाता संख्या प्लॉट नंबर पर किसी व्यक्ति विशेष को खारिज दाखिल, जिस पर हम कह रहे हैं कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज कर दिया गया है। तो महोदय, मैं इस सदन से जानना चाहता हूं, क्या इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रावधान लागू नहीं होता है? चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अमित कुमार जी का जो सवाल है वो गंभीर है और इस पर हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मौजा जोना, थाना संख्या 77, खाता नंबर 163, प्लॉट नंबर 1004, रकबा 5 एकड़ 80 डिसमिल के संदर्भ में इन्होंने सवाल किया है कि वो खतियान में जंगल झाड़ी किस्म में दर्ज है। तो इनका कहना है कि उस भूमि पे दाखिल खारिज कर अंचल अधिकारी द्वारा श्री राम नारायण भगत, विष्णु भगत, स्वर्गीय शिवा भगत, अंचल सिल्ली, मौजा सोसो के निवासी हैं, उन्होंने गैर मजरूआ भूमि पर दाखिल खारिज करा लिए। यही माननीय सदस्य का चिंता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है और पीसीसीएफ मुख्य वन संरक्षक के द्वारा भी इसके आलोक में आदेश निर्गत किया गया है कि वैसे कोई भी जंगल झाड़ी किस्म के गैर मजरूआ जमीन पर किसी का भी दखल कब्जा होगा तो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट 1980 के तहत उनको मतलब खाली कराया जाएगा या वो नियम लागू होगा, वो कब्जा नहीं कर सकेंगे। ये बात सही है, इसलिए हम लोग ने इसको स्पष्ट कर दिया कि 60 दिन के अंतर इसको जांच करा करके उस यदि इलीगल ढंग से वो है तो उसको खाली करा दिया जाएगा और ये जंगल झाड़ी ही रहेगा। ठीक है अमित जी, 60 दिन का मोहलत दीजिए। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, इससे पहले के जो वहां पर तत्कालीन अंचलाधिकारी थे, जिसके माध्यम से एक बोर्ड लगाया गया था अध्यक्ष महोदय, उस बोर्ड की कॉपी मेरे पास है। उसमें ये साफ साफ कहा गया था ये वन भूमि के अंतर्गत ये जमीन आती है और इस पर किसी भी तरीके से किसी का अधिकार नहीं होगा करके एक बोर्ड लगाया गया था अध्यक्ष महोदय। तो मैं इनकी सराहना करता हूं कि इस विषय पर हमारे मंत्री महोदय गंभीर है, परंतु मैं चाहता हूं महोदय कि ये 60 दिन का समय काफी लंबा है। इस अवधि को सर ये चलते सत्र में ही कंक्लूड किया जाता तो 60 है सर, 60, तो इस चलते सत्र में ही इसको खत्म कर दिया जाए महोदय। तो मैं ये आश्वासन चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने 60 दिन इसमें कहा है। कारण क्या है कि जब से वन अधिकार अधिनियम 2006 आया है, वन भूमि में भी ऐसे लोगों को हम लोग
मतलब जिनका कृषि के नाम से यदि थाना में रिकॉर्ड दर्ज है या फॉरेस्ट में कहीं पर भी उसके नाम से दर्ज है, तो ऐसे लोगों को वन पट्टा देने का हम लोग का प्रोविजन है। इसीलिए चूंकि 87-88 में अंचल अधिकारी द्वारा उनको वनबस्ती दिया गया है, तो किस कारण से दिया गया नहीं है उसको जांच करने के बाद ही इस पर हम लोग करेंगे। लेकिन जंगल झाड़ी किस्म पर उसका दखल कब्जा नहीं है। ये 1980 रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट का भी ये है, पीसीसीएफ का भी चिट्ठी है, सरकार ने संकल्प निकाला है, तो हमको समझ दिया जाए, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध पर निष्पादन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, वो सदन पटल पर रखता हूं। महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भवन एवं स्वनिर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सभापटल पर उपस्थापित किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मंत्री प्रभारी वित्त। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 5,508 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 27 फरवरी 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।